दोस्तों बीएसएनएल को आज ज्यादातर लोग एक कंपनी की तरह नहीं बल्कि एक मजाक की तरह देखते हैं। ये वो कंपनी है जो इस वक्त 90,000 करोड़ के घाटे में है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि एयरटेल और जियो जैसे प्लेयर्स के सामने अब खड़ी नहीं हो पाएगी और शायद सरकार को इसे बंद ही कर देना चाहिए। पर लोग ये नहीं जानते कि आज से कुछ ही साल पहले बीएसएनएल की ग्रोथ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी। इसके प्रॉफिट आज की जियो से कई गुना बड़े थे और इसकी एक्सेसिबिलिटी या रेंज भारत के कोने कोने पर थी। पर बीएसएनएल एयर इंडिया की तरह नहीं है जो प्राइवेट प्लेयर्स के मार्केट में आने की वजह से फेल हुई, बल्कि बीएसएनएल को जानबूझकर डुबाया गया। इसमें कई लोगों का हाथ था जिन्होंने अपनी जेब भरी और भारत के टेलीकॉम सेक्टर के इस इंजन को तबाह कर दिया। ऐसा कैसे हुआ, किसने किया और क्यों, ये सभी जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, पिछले साल 2021 में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी मुकेश अंबानी की जियो ने 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया था, जिसे देखकर लोग पागल हो रहे थे। पर क्या आप जानते हैं कि 2004 में बीएसएनएल का प्रॉफिट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा था। और अगर हम आज के रुपयों में इसकी बात करें तो आज के 29,000 करोड़ रुपए के बराबर थे। यानी उस वक्त तक बीएसएनएल आज के जियो से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी थी और लगातार सरकार का खजाना भर रही थी। सिर्फ साल 2001 से 2008 के बीच ही बीएसएनएल ने 46,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि मार्केट की अगली 3 कंपनीज के प्रॉफिट को मिलाकर भी ज्यादा था। इस वक्त बीएसएनएल के पास 70% मार्केट शेयर था और ये सब तब हो रहा था जब बीएसएनएल सब्सिडाइज रेट पर सस्ती कॉल्स लोगों को दे रहा था। तो कहानी कहां बिगड़ी? बीएसएनएल की सक्सेस का राज था कि वो भारत के कोने कोने तक अपना नेटवर्क फैलाने में कामयाब हुई थी और एक सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी सरकार का दखल इसमें कम ही रहता था, जिस वजह से बीएसएनएल ज्यादा फ्रीडम के साथ काम कर सकती थी। लेकिन ये सब अब बदलने लगा था। सीबीआई द्वारा तब के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मरण से टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में हुई इंटेरोगेशन की खबरें पब्लिक में सामने आने लगी। कुछ ही वक्त में ये खबर भी बाहर आई कि मरण ने बीएसएनएल के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिलकर बीएसएनएल के 323 हाई स्पीड लाइंस को अपने घर पर ही सेटअप करवा रखा है। इन हाई स्पीड लाइंस का इस्तेमाल फोन कॉल्स करने के लिए नहीं बल्कि सन टीवी नेटवर्क के कई सारे चैनल्स के सिग्नल्स अपलोड करने के लिए किया जा रहा था, जो कि मरण के ही भाई के चैनल्स हैं। तो एक तरह से प्राइवेट टीवी एम्पायर भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से खरीदे गए इक्विपमेंट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, जिस कारण न सिर्फ मरण को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि सरकार भी बीएसएनएल की सभी ट्रांजैक्शंस की जांच करने लगी और बीएसएनएल पर नजर रखी जाने लगी। 2007 में बीएसएनएल की कमान ए राजा के हाथ में आ गई। ये वो वक्त था जब बीएसएनएल मार्केट पर राज कर रहा था और बीएसएनएल का प्लान था कि वो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को देश भर में लॉन्च करेगा, जिससे कि वायरलेस डेटा ट्रांसफर काफी आसान हो जाएगा। इससे जल्दी पूरे देश को हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकता था। लेकिन फिर देश के सामने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया और एक नई राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई। नए टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पर यह आरोप लगे कि इन स्पेक्ट्रम्स को बांटने में बड़ी रिश्वत ली गई है और बहुत सी गड़बड़ियां हैं। यहाँ से सरकार को लगा कि बीएसएनएल में और भी कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं और उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए और हर छोटे से छोटे टेंडर पर सरकार की नजर गई। अब आपको नहीं पता कि सरकारी टेंडर वो होते हैं जिसमें सरकार नोटिफिकेशन निकालती है कि उन्हें कुछ काम करवाना है और जो कंपनी सबसे कम वक्त में और सबसे कम दाम में वो काम डिलीवर करने का वादा करती है उसे टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन इन छोटे छोटे टेंडर्स की जब जांच होने लगी तो इसमें बीएसएनएल का काम और ज्यादा स्लो हो गया। फिर इसके बाद इन टेंडर्स में गड़बड़ियां भी सामने आई। सरकार ने पाया कि बहुत सारी शेल कंपनीज जो जमीन पर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, वो भी इन टेंडर्स की बिडिंग में हिस्सा ले रही थी और न सिर्फ हिस्सा ले रही थी बल्कि उन्हें शॉर्टलिस्ट भी किया जा रहा था। जबकि इसी वक्त नोकिया या टेराकॉम जैसी रेप्यूटेड कंपनीज को इस शॉर्ट लिस्टिंग के पहले राउंड से बाहर कर दिया जाता था, जिससे सरकार को बाकी बची हुई कंपनीज को ज्यादा पैसे में टेंडर देना पड़ता था। ये न्यूज जब बाहर पब्लिक में आई तो सीबीआई को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया और अब कंपनी का काम और ज्यादा स्लो हो गया। जबकि दूसरी ओर आइडिया, एयरटेल और बाकी कंपनीज ग्रो कर रही थी और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी।
2008 में लेकिन बीएसएनएल को लॉसेस से बचाने की एक और कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि 2009 में 9 करोड़ 3 लाख जीएसएम लाइंस डालने का एक प्रोजेक्ट बीएसएनएल शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट की कीमत 1000 करोड़ डॉलर आंकी गई, जो इसे उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रोजेक्ट बना देता। ऐसा लगने लगा था कि बीएसएनएल यहां से रिवाइव कर जाएगी, लेकिन 2010 में इस काम में भी कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई। ये फिर से देखा गया कि नोकिया और ZTE जैसे बड़े प्लेयर्स को फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और अब सिर्फ बिड करने के लिए 2 ही बड़े प्लेयर्स बचे थे, जो थे एरिक्सन और हुआवे। इस वजह से फिर से मार्केट में कंपटीशन नहीं था और ये मनमानी कीमत पर ये प्रोजेक्ट ले सकते थे। इस पर भी एक जांच बिठाई गई और पूरे प्रोजेक्ट को ही बाद में बंद कर दिया गया। जहां बाकी कंपनीज अपनी नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ा रही थीं, वहीं बीएसएनएल के पास नए इक्विपमेंट खरीदने तक के लिए परमिशन नहीं थी और उन्हें अपने पुराने इक्विपमेंट से ही काम करना पड़ रहा था। इस सब के ऊपर से मार्केट में फिर हुई जियो की एंट्री। जियो ने एकदम से फ्री डेटा और फ्री कॉल्स देकर 3G पर चल रहे भारत को 4G में कन्वर्ट करने का एक बड़ा इंसेंटिव दिया। आपको याद ही होगा कि किस तरह से लोगों ने न सिर्फ जियो के सिम कार्ड्स खरीदने के लिए लाइंस लगानी शुरू कर दी, बल्कि 4G फोन्स भी खरीदने शुरू कर दिए थे ताकि उनमें जियो का सिम कार्ड काम कर सके। जियो की टेक्नोलॉजी भी काफी रेवोल्यूशनरी थी, जहां बीएसएनएल जैसी बाकी टेलीकॉम कंपनीज फोन कॉल्स करने के लिए सर्किट स्विचिंग मेथड का इस्तेमाल करती थी और इंटरनेट के लिए पैकेट स्विचिंग मेथड का। वहीं जियो ने इसे साथ में मर्ज कर दिया और उनकी कॉल्स भी अब पैकेट स्विचिंग मेथड से ही होने लगी, जिससे उनका डेटा ट्रांसफर होता था। इससे जियो का काफी सारा ऑपरेशनल कॉस्ट बचा और वो कम इक्विपमेंट के साथ ही ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाया। वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल था, जो 2022 तक भी 4G सर्विस लॉन्च नहीं कर पाया है। सरकार का कहना है कि बीएसएनएल 2022 के अंत तक 4G लॉन्च कर देगा, लेकिन तब तक बाकी सब प्लेयर्स 5G में शिफ्ट कर चुके होंगे। अब आप सोचेंगे कि बीएसएनएल का होना जरूरी क्यों है? इसका सीधा जवाब है, अगर बीएसएनएल होगा और बाकी कंपनीज अपना रेट बढ़ाना चाहेंगी, तो उन्हें हमेशा ये खतरा रहेगा कि लोग उनका नेटवर्क छोड़कर बीएसएनएल ना इस्तेमाल करने लग जाएं। लेकिन क्योंकि आज किसी भी कंपनी को बीएसएनएल का डर नहीं है, तो सभी ने अपना 300 रुपए में 3 महीना अनलिमिटेड मिलने वाले डेटा प्लान को बढ़ाकर 800 रुपए कर लिया है। बीएसएनएल के अलावा जो कंपनीज आज मार्केट में बची हैं, वो मनमाने तरीके से अपने रेट बढ़ा सकती हैं और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पर अभी एक सवाल तो ये है कि क्या बीएसएनएल वापसी कर पाएगा? आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।